हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। बात करेंगे अग्निपथ बैच की। अग्निपथ बैच में क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने किया था। अब उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 51 है। मैच करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द ब्रिटिश विच इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको देखना है। बहुत से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। यूपीपीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से कौन अंग्रेजों में सबसे शक्तिशाली है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले है। इसमें परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड मैच किया गया है। तो परमानेंट सेटलमेंट 1783 में लागू किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जिसमें परमानेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे जमींदारों को, और जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत, और भूमि नीलाम की गई थी जमींदारों को। और इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। सर जॉन शॉर इसके जन्मदाता थे जिन्होंने इस फार्मूले को तैयार किया था, लेकिन लागू किया गया था जिस गवर्नर जनरल के टाइम में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में किया गया था। तो ये करेक्टली मैच है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी ट्रीटी सिस्टम से रिलेटेड है। तो 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसमें आपने देखा था कि हैदराबाद सबसे पहला ऐसा स्टेट था जिसने इस सहायक संधि को अपनाया था। और थर्ड है इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स, सेकंड एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड है। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1818 के बीच में है, जिस दौरान थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था, 1875 में स्टार्ट हुआ था, और सेकंड एंग्लो मराठा वार 1802 के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था। और थर्ड एंग्लो मराठा वार रिलेटेड है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, जबकि यहाँ पर मैच किया गया है सेकंड एंग्लो मराठा वार से। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ भी करेक्टली मैच है। लॉर्ड बेंटिंग ने के टाइम में 70th रेगुलेशन ऑफ 1829 आया था, जिसके अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिख गुरु हेल्प द रिबेल प्रिंस खुसरो विद मनी एंड ब्लेसिंग्स। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को धन और आशीर्वाद से मदद की थी? तो 1606 में जहांगीर के गद्दी पर बैठने के अगले साल ही, क्योंकि 1605 में जहांगीर मुगल गद्दी पर बैठा था, और उसका सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, जिसने 1606 में विद्रोह कर दिया था गद्दी प्राप्त करने के लिए। खुद जहांगीर 1602 में अकबर के टाइम में गद्दी पर बैठने के लिए विद्रोह कर चुका था, और गद्दी पर बैठने के बाद खुद जहांगीर को भी 1606 में विद्रोह का सामना करना पड़ा था अपने ही बड़े पुत्र के माध्यम से। और इसमें सिखों के पांचवें गुरु इंग्लिश में यहाँ पर गुरु अर्जुन देव है, हिंदी में गुरु गोविंद सिंह है। टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए था। गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था, मदद की थी, और इसी वजह से जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी 1606 में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिसिसिव बैटल विच एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? तो सबसे निर्णायक लड़ाई इनमें से पलासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, वनडे वॉश की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बक्सर का युद्ध। हालांकि पलासी के युद्ध से शुरुआत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में निर्णायक वर्ड यूज हुआ है। तो फाइनली बक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाह आलम सेकंड, इसके साथ साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और इसके साथ साथ बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों की यूनियन को एक साथ डिफीट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और मेजर हेक्टर मुनरो उस बक्सर के युद्ध में कमांडर इन चीफ थे, और इस वजह से ये निर्णायक लड़ाई के तौर पर शामिल हुआ। आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 54। ऑन 1 नवंबर 1858 क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट इन इलाहाबाद बाय। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा इलाहाबाद में पढ़ी गई थी। किसके द्वारा? तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और जिस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पर ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में डिसीजन लेगी शासन करने के लिए, और उसके साथ साथ महारानी विक्टोरिया जो कि ब्रिटेन की महारानी थी उसको भारत की भी महारानी घोषित किया गया। और इस प्रकार की उद्घोषणा किसने पढ़ी थी? तो इस दौरान गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, और इन्होंने सफलतापूर्वक उसको दबाया था। बदले में इनको 1858 में वायसराय नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था 1858 के एक्ट के अंतर्गत, और इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। रंजीत सिंह बिलोंग टू विच मिसल? मिसल वर्ड यूज होता है गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में 1708 में सिखों का नेतृत्व किया था किसने? बंदा बैरागी ने। लेकिन 1716 में मुगल शासक फर्रुखसियर के टाइम में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई और उसके दौरान पंजाब में अराजकता का माहौल शुरू हो गया। आने वाले टाइम में हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण लगातार भारत में स्टार्ट हो जाते हैं, और इस दौरान मुगलों को पंजाब में अपना ध्यान केंद्रित करने का मौका नहीं मिला, और इस दौरान पंजाब में कर्पूर सिंह के नेतृत्व में फिर से सिख संगठित हुए, और इसी दौरान पंजाब में सिख 12 मिसलों में 12 कम्युनिटीज़ में डिवाइड हो गए। तो महाराजा रंजीत सिंह आने वाले टाइम में जिन्होंने 1799 में स्वतंत्र पंजाब राज्य की स्थापना की थी, वो किस मिसल से संबंधित थे? क्वेश्चन ये है। तो सुकर चुकिया मिसल से संबंधित थे, और इनका विवाह हुआ था कन्हैया मिसल में। तेजी से इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया था। आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के शासकों ने इनकी हेल्प की, और इन्होंने भी अफगानिस्तान के शासकों को गद्दी पर बिठाने में हेल्प की, और इस वजह से ये एक संगठित और एक स्ट्रॉन्ग पंजाब राज्य की स्थापना करने में सफल रहे थे। संबंधित थे सुकर चुकिया मिसल से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। विच गवर्नर जनरल टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सो कॉल्ड मिसरूल? किस गवर्नर जनरल ने तथा कथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया? तो मैसूर राज्य टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में 1799 में अंग्रेजों के हाथ में चला गया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट इस पर रूल करने की जगह पर वोडेयार वंश को इसको सौंप दिया, जो हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना 1761 में की थी। उससे पहले जिस प्रकार का वंश मैसूर राज्य में शासन कर रहा था, उसी को कमान सौंप दी गई थी मैसूर राज्य की। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में मैसूर राज्य के ऊपर मिस रूल का आरोप लगाकर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया था। और आने वाले टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1881 में लॉर्ड रिपन जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, इनके टाइम में मैसूर राज्य फिर से वोडेयार वंश को वापस सौंप दिया गया। और बाद में हम देखते हैं 1947 तक, जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, तब तक मैसूर राज्य पर वोडेयार वंश का अधिकार रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? बात चल रही है बंगाल स्टेट की, क्योंकि मुर्शिदाबाद मुंगेर बंगाल स्टेट में थे। 1713 में मुर्शीद कुली खान, जिसका पूरा नाम था मुर्शीद कुली जाफर खान, इसने मुगल एम्पायर से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल स्टेट की स्थापना की, ऑटोनोमस स्टेट बन गया। आने वाले टाइम में मुगल शासकों ने इसको एक ऑटोनोमस स्टेट की मान्यता दे दी। लेकिन जब पलासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल स्टेट का नवाब बनाया गया, उस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाकर बंगाल राज्य को लूटा। और जब जाफर खां यानी मीर जाफर जब
बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे पाया आने वाले टाइम में, 1760 तक आते आते जब बंगाल का खजाना समाप्त हो गया। ऐसे टाइम में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। शुरुआत में इसने सभी मांगी पूरी करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन जब 1761 तक आते आते मीर कासिम को ये बात साफ हो गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार बंगाल स्टेट के खजाने को खाली करती जा रही है और ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। मुर्शिदाबाद कलकत्ता के पास में थी, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स नज़र रखते थे बंगाल के नवाब के ऊपर। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाए, एक मिलिट्री की स्थापना अच्छे से कर पाए, इस वजह से बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दी 1761 में मीर कासिम ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का आपके सामने है। नांदेड़ गुरुद्वारा इज कंसिडर्ड सैक्रेड बाय सिख बिकॉज ऑफ हुज समाधि। तो किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनकी मृत्यु 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। जन्म गुरु गोविंद सिंह का बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, जहाँ पर फेमस गुरुद्वारा है पटना साहिब के नाम से, और मृत्यु हुई थी इनकी महाराष्ट्र में 1708 में। नांदेड़ शेगांव शिरडी के पास में है और वहीं पर फेमस गुरुद्वारा है, सैक्रेड प्लेस है सिखों का, जिसे हम बोलते हैं नांदेड़ साहिब के नाम से। तो गुरु गोविंद सिंह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर 1764? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और 1759 से 1806 तक लगभग 49 ईयर्स तक शासन किया था शाह आलम सेकंड ने। शाह आलम सेकंड खुद युद्ध में शामिल था और शाह आलम सेकंड पहला मुगल शासक था जिसने इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों से पेंशन लेने की शुरुआत की। तो प्रथम मुगल शासक जिसने अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेने की शुरुआत की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा शाह आलम सेकंड, और इसी के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। व्हेन वॉज टीपू सुल्तान किल्ड इन द वॉर विद द ब्रिटिश? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध में कब मारा गया था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 4th एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत मारा गया था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था और युद्ध करते हुए मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और उसी के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था मैसूर राज्य पर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वोडेयार वंश को सौंप दिया मैसूर राज्य। और हमने पीछे क्वेश्चन किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता हो 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में मिस रूल का आरोप लगाकर मैसूर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया और बाद में लॉर्ड रिपन के टाइम में वापस 1881 में मैसूर राज्य वोडेयार वंश को सौंप दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द ब्लैक होल इंसिडेंट टेक प्लेस? ब्लैक होल की घटना किसके शासन काल में हुई थी? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ब्लैक होल या जिसको हिंदी में कहा जाता है काल कोठरी की घटना, और काल कोठरी की घटना हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम में। सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता के कासिम बाजार पर आक्रमण किया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत से ऑफिसर्स 146 ऑफिसर्स अधिकारी कर्मचारी पकड़े गए थे, बंदी बनाए गए थे, अरेस्ट कर लिया गया था उनको, और उनको एक बहुत छोटे कमरे में गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी के टाइम में बंद कर दिया गया। और अगले दिन जब उस कोठरी को खोला गया तो उसमें केवल 146 में से केवल 23 ही बचे थे, जिसे इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक होल इवेंट के नाम से जाना जाता है। और ये घटना हुई थी किसके टाइम में? सिराजुद्दौला के टाइम में। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड है बंगाल के नवाब के तौर पर सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड 1756 से 1757 तक है, केवल 1 वर्ष तक गद्दी पर रहा था सिराजुद्दौला। फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। हु वॉज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख
तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में गुरु के प्रथा को समाप्त कर दिया था और सिखों का जो पवित्र ग्रंथ था आदि ग्रंथ, उसको गुरु का दर्जा दिया गया और उसका नाम हो गया गुरु ग्रंथ साहिब। अदरवाइज 10 गुरु हुए हैं सिख संप्रदाय में, और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करके आदि ग्रंथ को गुरु का दर्जा दिया, तब से उसका नाम हो गया गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वॉर दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा वह युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की? तो ये आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध। ये शुरुआत थी ब्रिटिश शासन की इस युद्ध के अंतर्गत और निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। फाइनल जो सक्सेस प्राप्त किया था वो बक्सर के युद्ध से प्राप्त किया था। इस वजह से यहाँ पर आंसर आएगा जिसने शुरुआत की थी बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, तो हम बोल सकते हैं पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिंडीगुल इज द नेम ऑफ, इंडियन हिस्ट्री में डिंडीगुल किसका नाम था? डिंडीगुल सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था किसके टाइम में? हैदर अली के टाइम में। हैदर अली डिंडीगुल की वजह से ही मैसूर स्टेट पर अपना अधिकार कर पाया था। हैदर अली वोडेयार वंश के शासकों के अधीन एक सिंपल सैनिक था। अपनी योग्यता के आधार पर धीरे धीरे एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया था वो वोडेयार वंश के अंतर्गत। और इसके हाथ डिंडीगुल एक जगह है तमिलनाडु में जहाँ पर आर्म्स थे, अंग्रेज़ों के शस्त्रागार थे, बहुत हथियार जमा थे, और इसको लूटने में सफलता प्राप्त कर ली थी हैदर अली ने, जिससे मैसूर राज्य पर अधिकार करने में ये सफल रहा था। तो डिंडीगुल की वजह से, डिंडीगुल के शस्त्रागार की वजह से हैदर अली मैसूर राज्य की स्थापना करने में सफल रहा था। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि तमिलनाडु का एक शहर है, अ टाउन इन तमिलनाडु, जहाँ पर अंग्रेज़ों का शस्त्रागार था और हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में ये चला गया था, जिससे ये मैसूर राज्य की स्थापना करने में सफल रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर ऑफ बंगाल द गवर्नमेंट ट्रेजरी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता? तो बंगाल के किस राज्यपाल यानी गवर्नर के कार्यकाल में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो कब ट्रांसफर किया जाएगा? जब बंगाल में नवाब के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो आपको ध्यान हो, डायरेक्ट सिस्टम हमने किया हुआ है, द्वैध शासन की समाप्ति हमने की हुई है 1765 से 1772 तक द्वैध शासन बंगाल में चला था। लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में बंगाल पर डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। तो फिर डेफिनेटली सरकारी खजाना किसके टाइम में ट्रांसफर होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ट्रांसफर होगा। तो बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीछे आपको पता ही है लॉजिक क्यों है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में बंगाल राज्य पर अपना डायरेक्ट अधिकार स्टार्ट कर लिया था, डायरेक्ट रूल स्थापित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 66, अंडर विच एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया? तो आपको याद हो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश शासक ने बंगाल पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। यानी मद्रास स्टेट और बॉम्बे स्टेट, इन जगह पर भी एक एक गवर्नर होगा, लेकिन गवर्नरों का गवर्नर यानी बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और उसके ही अंडर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी काम करेंगे। इस टाइप की व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, इन हुज टाइम द फर्स्ट कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय किसके समय में स्थापित किया गया? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में स्थापित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये व्यवस्था थी
कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। उस समय कलकत्ता यानी बंगाल पहला स्टेट था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, इसलिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके टाइम में? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, क्योंकि इस टाइम में बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। इसके टाइम में भारत में पहले न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें 3 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी 2 अदर जजेस होंगे। तो इसमें जो चीफ जस्टिस सबसे पहला बना था वो था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे नाम का व्यक्ति पहला चीफ जस्टिस था इस सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा अदर जजेस में विल्किंसन और फेमस जो एक और जज था उसका नाम फिलहाल मैं मिस कर रहा हूँ, काफ़ी फेमस थे वो, जिसने द कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम की बुक लिखी है, यानी मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, नाम अभी मिस हो रहा है, लेकिन वो भी इसमें जज के तौर पर शामिल थे, अदर जजेस में शामिल थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। इन द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास्ड। तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, अलग अलग व्यवस्था की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ये एक्ट भारत में पास हुआ था। आपको याद हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1783 में परमानेंट सेटलमेंट की स्थापना बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 के अंतर्गत 2 लिस्ट दी गई हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 1767 से 69 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। गलत है ये, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में चला था। 1790 से 92 के बीच में थर्ड मैसूर वॉर हुआ था। ये ठीक है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1824 से 26 के बीच में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था। ये भी ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर 1824 से स्टार्ट हुआ है। 3 एंग्लो बर्मा वॉर हुए हैं, लास्ट वाला 1885 में हुआ है। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 के बीच में, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 के बीच में हुआ था। इसमें से सिर्फ 2 ही सही है, तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में हुआ है। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1847 से 48 के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने आखिरकार 1848 में आकर पंजाब राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार मान लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड ऑफ सिख गुरुज। सिख गुरुओं से संबंधित इनमें से कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड द मिलिट्री चीफ ऑफ द सिख बाय गुरु तेग बहादुर। गलत है, क्योंकि बंदा बहादुर को सिखों के सैन्य प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु अर्जुन देव बिकम द गुरु ऑफ द सिख आफ्टर गुरु रामदास। तो गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु बने। ठीक है, गुरु रामदास चौथे गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ये स्टेटमेंट सही है। गुरु अंगद, या जिन्हें अंगद देव के नाम से पुकारा जाता है, गेव द सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी। तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव ने सिखों की जो लिपि है, जिसे हम गुरुमुखी लिपि के नाम से जानते हैं, पंजाबी भाषा के तौर पर जानते हैं, इसका आविष्कार उन्होंने किया था। इस वजह से सेकंड और थर्ड ये दोनों सही है। फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित रियासतों पर विचार करें। झांसी, संबलपुर, सातारा। तो सीक्वेंस में आपने देखना है, सबसे पहले कौन सा ब्रिटिश स्टेट शामिल हुआ था, बाद में कौन सा। तो सबसे पहले सातारा को
1848 में लॉर्ड डलहौजी ने शामिल किया था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। तो सातारा सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद में संबलपुर और उसके बाद में झांसी। तो 3-2-1, 3-2-1 आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज इन ए मॉडर्न मैनर। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक ढंग से दूतावास स्थापित किए। तो विदेशों में आधुनिक ढंग से दूतावास, जैसे आजकल एम्बेसीज इंडिया की बहुत सी कंट्रीज में है, उस तरीके से किस ब्रिटिश रूलर ने इस टाइप के एम्बेसीज को विदेशों में शामिल किया था, विदेशों में स्थापित किया था। तो उसमें नाम आएगा टीपू सुल्तान का। मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान, इसके बारे में अंग्रेजों ने लिखा है कि टीपू सुल्तान अपने समय से आगे था। यानी जिस दौरान 1799 में मैसूर राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ, उस दौरान जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ और सैनिक जब मैसूर राज्य के अंदर दाखिल हुए तो देखकर दंग रह गए कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इंग्लैंड में यूज़ की जाती थी, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी मैसूर राज्य में यूज़ की जाती थी। इसी टाइप की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर थी। और यहाँ तक कि वो देख के दंग रह गए कि टर्की, फ्रांस जैसे देशों में टीपू सुल्तान ने अपने एम्बेसी स्थापित की हुई थी मॉडर्न तरीके से। तो इस वजह से इसके बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान अपने समय से आगे था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। द लास्ट मेजर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस इन। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के टाइम में, लिटन के टाइम में, या डलहौजी के टाइम से, या कर्जन के टाइम से। डफरिन का टाइम 1884 में दिखाई देता है, लिटन का टाइम 1876 में दिखाई देता है, डलहौजी का टाइम 1848 से शुरू हो जाता है और कर्जन का टाइम 1899 से शुरू हो जाता है। तो अंतिम विस्तार जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंतर्गत ही बहुत से भारतीय जो राज्यों के रियासतों के प्रमुख थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी हो गए थे। और उसी का परिणाम था कि डलहौजी के जाते ही 1856 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर आए और उन्हीं के टाइम में 1857 का रिवोल्ट हुआ और आखिरकार 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि किसी भी भारतीय राज्यों को अब ईस्ट इंडिया कंपनी में यानी भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अंतिम जो विस्तार था, लास्ट जो मेजर एक्सपेंशन था, वो डलहौजी के टाइम में था। और 1858 के एक्ट के अंतर्गत, 1858 के एक्ट के अंतर्गत जो इंडियंस को मैसेज दिया जाना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत, मैसेज में ये बात साफ की जानी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लूटपाट मचाई हुई थी, लेकिन अब भारत में शासन होगा महारानी विक्टोरिया का ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। और अब जो है वेलफेयर का काम किया जाएगा, कल्याण का काम कार्य किया जाएगा। किसी भी भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा। अब शांतिवादी पॉलिसीज होंगी। इस प्रकार का मैसेज 1858 के एक्ट में दिया गया था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लास्ट मेजर एक्सपेंशन डलहौजी के टाइम में हुआ था। दो लिस्ट दी गई है, आपस में मैच करना है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की शुरुआत 1775 में हुई थी और 1780 में 1780 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 में हुआ था और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 में हुआ था। यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775, तो इस वजह से ए का हो जाएगा 3। और 1780 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो बी का हो जाएगा 4। और
1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और 1838 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, इस वजह से डी का हो जाएगा सेकंड। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व द सप्रेशन ऑफ ठग्स। तो सप्रेशन ऑफ ठग्स से इनमें से कौन संबंधित था, इनमें से ठगों के दमन से संबंधित कौन संबंधित था। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था, और किस अधिकारी के द्वारा, किस ऑफिसर के द्वारा किया गया था, तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। तो सप्रेशन ऑफ ठग्स कर्नल स्लीमैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। दो लिस्ट दी गई हैं, आपस में मैच करना है। सक्सेसर, मुगल रूलर, मुगल शासकों के उत्तराधिकारी, और उनके टाइटल या सरनेम क्या थे। तो बहादुर शाह फर्स्ट 1707 में औरंगजेब के बाद में मुगल शासक बना था, और इसे जो टाइटल दिया हुआ है हिस्टोरियंस ने, वो दिया हुआ है शाह बेखबर। एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इस वजह से इसे शाह बेखबर के नाम से पुकारा जाता है। फरुखसियर 1713 में मुगल शासक बना था। सैयद ब्रदर्स दो भाई थे जो किंग मेकर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने इसको बनाया था। और इसे जो उपाधि दी गई है वो डिसग्रेसफुल कवर्ड ऑफ मुगल डायनेस्टी के तौर पर इसे पुकारा गया है। और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से पुकारा गया है, जो 1719 में मुगल शासक बना था, 1748 तक रहा था। इसी के टाइम में ज़्यादातर मेजर स्टेट्स जो है मुगलों से सेपरेट हो गए थे। इसे मोहम्मद शाह रंगीला, इसकी प्रवृत्ति की वजह से इसे पुकारा जाता है। और बहादुर शाह सेकंड जो 1837 में मुगल शासक बना, लास्ट मुगल शासक था ओवरऑल, इसे जफ़र के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके टाइटल्स थे, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 2 3 4। तो शाह बेखबर, बहादुर शाह फर्स्ट, फरुखसियर, डिसग्रेसफुल कवर्ड, और मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर के नाम से इसे पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 अंडर विच नेम डिड मोहम्मद मुअज्जम असेंड द मुगल थ्रोन। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र अकबर सेकंड था, लेकिन उसने विद्रोह कर दिया था 1680 में औरंगजेब के खिलाफ, और आखिरकार औरंगजेब उसका पीछा करते हुए महाराष्ट्र की तरफ चला गया, और बाद में मध्य एशिया की तरफ चला गया इसका पुत्र, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। और इसका सेकंड जो पुत्र था वो मुअज्जम था, जिसे इसने बहादुर शाह यानी शाह आलम की उपाधि दी हुई थी, लेकिन ये बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा था 1707 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह, जहांदार शाह असेंडेड ऑफ मुगल थ्रोन विद हुज हेल्प डिड द बिकम एम्परर। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद में जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर बैठा, वो किसकी सहायता से सम्राट बना था। तो बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ 1712 में हुई थी, और इसकी डेथ के बाद में जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था, और एक मुगल अधिकारी जुल्फी खां की सहायता से जहांदार शाह अपनी गद्दी पर बैठा था। 1 साल तक ये मुगल शासक रहा। 1713 में इसकी हत्या करके फरुखसियर ने गद्दी प्राप्त कर ली थी। तो जहांदार शाह जुल्फी खां की सहायता से गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद हुज हेल्प फरुखसियर बिकम द मुगल एम्परर। तो फरुखसियर किसकी सहायता से मुगल सम्राट बना। तो दो भाई थे जिन्हें हम सैयद ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला। इन दोनों की सहायता से फरुखसियर गद्दी पर बैठा था। 1713 से 1719 तक का इसका टाइम पीरियड है फरुखसियर का। और फरुखसियर को गद्दी पर बिठाने वाले सैयद ब्रदर्स इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने फरुखसियर को गद्दी पर बिठाया। रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला, इन 4 शासकों को
मुगल गद्दी प्राप्त करवाने में सहयोग किया था सैयद ब्रदर्स ने, और इस वजह से इंडियन हिस्ट्री में इनको किंग मेकर के तौर पर पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज नोन एज किंग मेकर। तो वही जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था वही है। तो सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स, इनको इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर के नाम से पुकारा जाता है। 4 शासकों को, 4 मुगल शासकों को गद्दी पर बिठाने में इन्होंने हेल्प की थी और कठपुतली शासक के तौर पर उनको नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 सैयद ब्रदर्स से ही रिलेटेड है। विच मुगल एम्परर वॉज dethroned and murdered by सैयद ब्रदर्स with the help of मराठास। तो सैयद बंधुओं ने मराठों की सहायता से किस मुगल सम्राट को गद्दी से उतार कर उसकी हत्या कर दी। तो फारुखसियर जो इनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा था सैयद ब्रदर्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए, और जब इसकी जानकारी सैयद ब्रदर्स को पता लगी तो उस समय के मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से फारुखसियर को गद्दी से उतारा गया, इसकी हत्या की गई और उसकी जगह पर रफ़ी उद दर्जात को गद्दी पर बिठाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। सैयद ब्रदर्स, ऑल डिड सैयद ब्रदर्स हेल्प मेक एम्परर्स। तो सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने में मदद की थी। तो फारुखसियर को, रफ़ी उद दर्जात को, रफ़ी उद दौला को और मोहम्मद शाह को। तो इन सभी को 1 2 3 4 इन सभी को गद्दी पर बिठाने में हेल्प की थी, जिस वजह से इनको किंग मेकर के तौर पर पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। इन हुज रीजन डिड द डाउनफॉल ऑफ द सैयद ब्रदर टेक प्लेस। तो सैयद बंधुओं का पतन किसके शासन काल में हुआ। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में 1720 से 22 के बीच में दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी, और इसमें हेल्प की गई थी मोहम्मद शाह रंगीला की। निज़ाम उल मुल्क जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में की है, और 1722 में अवध की स्थापना की है बुरहान उल मुल्क ने। इनकी हेल्प से मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद ब्रदर्स की हत्या की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। विच मुगल एम्परर्स ओरिजिनल नेम वाज रोशन अख्तर। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसका असली नाम जो ओरिजिनल नेम था वो रोशन अख्तर नाम था, और ये गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह के नाम से 1719 में, और 1719 से 1748 तक इसने शासन किया है भारत में, जिसके टाइम में प्रसिद्ध बैटल ऑफ करनाल हुआ था, जिसके अंतर्गत नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर डिड अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एंड फरुखाबाद बिकम इंडिपेंडेंट। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड और फरुखाबाद स्वतंत्र हुए थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला इसी के टाइम में मैक्सिमम स्टेट मुगल रीजन से बाहर हो गए थे, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित कर लिए थे। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में बंगाल स्टेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी स्टेट मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में स्वतंत्र राज्य बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। विच इरानियन एम्परर हु इन्वेडेड इंडिया इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ ईरान। तो भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी सम्राट को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, गुप्त शासक को, जिसने तेजी से गुप्त साम्राज्य का प्रसार किया था। वैसे ही ईरान का शासक नादिर शाह, जिसने तेजी से ईरान साम्राज्य का प्रसार किया था, तो उसे कहा जाता है नेपोलियन ऑफ ईरान के नाम से उसको पुकारा जाता है, नादिर शाह को। आगे बढ़ेंगे। हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दालीज फर्स्ट इन्वेजन। तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का शासक था, जिसने भारत में 7 बार आक्रमण किया है, और उसने अपने आक्रमण की शुरुआत किस मुगल शासक के टाइम में की थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में अपने आक्रमण की इसने शुरुआत की थी अहमद शाह अब्दाली ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया अ टोटल ऑफ 7 टाइम्स, out of which of the maximum 3 invasions took place during the region of
विच मुगल एम्परर। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें से सबसे ज़्यादा बार 3 बार आक्रमण इसने किस मुगल शासक के टाइम में किया था? तो सबसे ज़्यादा 3 बार इसने किया था शाह आलम सेकंड के टाइम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। द रियल नेम ऑफ विच मुगल एम्परर वाज अली गौहर। तो अली गौहर किस मुगल शासक का वास्तविक नाम था? तो अली गौहर शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम था, जो 1759 से 1806 तक मुगल एम्परर था, और इसका मूल नाम अली गौहर था, और ये शाह आलम सेकंड के नाम से इसने अपने आप को पटना में रहते हुए मुगल शासक घोषित कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जो मुगल शासक था आलमगीर सेकंड, उसकी हत्या उसी के वजीर नजमुद्दौला ने की और उसकी डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया। और इसकी जानकारी जब अली गौहर को पटना में रहते हुए मिली तो इसने वहीं पर अपने आप को मुगल शासक घोषित कर दिया और वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया और शाह आलम सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। विच मुगल एम्परर स्टेड अवे फ्रॉम दिल्ली for 12 years due to adverse circumstances, especially due to fear of Mir Bakshi Nazmuddaulah, who spent his life as an exile and then was restored to the throne of Delhi with the help of Marathas। तो कौन सा मुगल बादशाह प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, विशेषकर मीर बख्शी नजमुद्दौला के डर से 12 साल तक दिल्ली से दूर रहा, जिसने अपना जीवन निर्वासित के रूप में बिताया और फिर किसकी सहायता से दिल्ली के सिंहासन पर फिर से बैठा? तो मराठों की सहायता से सिंहासन पर बैठा। कौन? शाह आलम सेकंड। क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आलमगीर सेकंड की हत्या 1759 में इसी नजमुद्दौला ने की थी और इसकी डेड बॉडी को, आलमगीर सेकंड की डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया। और शाह आलम सेकंड ने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई दिल्ली आने की, और आखिरकार 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के सहयोग से दिल्ली में इसने प्रवेश प्राप्त किया और दिल्ली में आया। उसके कुछ टाइम बाद ही इसके वजीर ने इसको अंधा कर दिया और 1772 से 1772 से 1806 तक अंधा रहते हुए ये मुगल शासक बना रहा। इसी के टाइम में पहला मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों से पेंशन लेने की शुरुआत की, और दूसरा इसी के टाइम में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। विच मुगल एम्परर वाज आल्सो ए ग्रेट पोइट हुज लास्ट वर्स इज फेमस। कितना है बदनसीब जफर के बुरी के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली कोई एक यार में। इस टाइप का इसने शायरी लिखी है। कौन सा मुगल बादशाह? एक महान कवि भी था जिसका अंतिम शेर प्रसिद्ध है। कितना है बदनसीब जफर के बुरे के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 की क्रांति में लीडरशिप करने की वजह से 1858 में कैप्टन हडसन ने दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से, टॉम्ब ऑफ हुमायूं से अरेस्ट किया था। बाद में इसको भारत से निर्वासित कर दिया गया और इसे बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया और रंगून में जेल में रहा और वहीं पर 1862 में इसकी डेथ हो गई। इसी वजह से इसने इस प्रकार का शेर लिखा है, कितना बदनसीब जफर के बुरे के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, यानी उसे अपने ही कंट्री की जमीन नहीं मिली। इस प्रकार का इसने शेर लिखा है। तो आंसर होगा बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर के नाम से इसको पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। द फर्स्ट मुगल एम्परर टू बिकम ए पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश वाज। तो अभी हमने लास्ट में पीछे ही किया है ये। तो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। 1765 की जो इलाहाबाद की संधि थी, उस संधि के अंतर्गत शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए 26 लाख पर एनम पेंशन के तौर पर दिया जाएगा और बदले में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर टैक्स वसूल करने का पूरा अधिकार, दीवानी राइट जो है पूरे के पूरे दे दिए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये पहला मुगल शासक जिसने पेंशन लेने की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। इसमें स्टेट्स हैं और उनके फाउंडर्स हैं।
तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली जाफर खान ने की थी 1713 में। फर्रुखाबाद की स्थापना मोहम्मद खान बंगश ने की थी 1714 में। कर्नाटका की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी, अरकाट जिसकी राजधानी थी। और अवध राज्य की स्थापना 1722 में सादत खान या जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से पुकारा जाता है उसने की थी। तो आंसर होगा 1 2 3 4। बंगाल राज्य मुर्शीद कुली खां, फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगश, कर्नाटक सादतुल्ला खां और अवध राज्य की स्थापना सादत खां या जिसे हम बोल सकते हैं बुरहान उल मुल्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। दो लिस्ट दी गई है, एक में स्टेट है दूसरे में फाउंडर है। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निज़ाम उल मुल्क ने की थी और जिसे हम चिनकलिच खां के नाम से जानते हैं। इसका असली नाम मीर कमरुद्दीन चिनकलिच खां था। इसे आसफ जहाँ के नाम से भी पुकारा जाता है और इसको उपाधि मिली हुई थी मोहम्मद शाह रंगीला से निज़ाम उल मुल्क की। और इसने 1724 में मुगलों से अलग हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। रोहेलखंड 1727 में अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी 1727 में। और भरतपुर राज्य की स्थापना बदन सिंह ने की थी और मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी 1761 में। इसलिए आंसर होगा 1 2 3 4। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। द रूलर ऑफ विच स्टेट वॉज कॉल्ड नवाब वजीर। किस राज्य के रूलर को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहा जाता है? तो अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता है। 1722 में अवध राज्य की स्थापना सादत अली खां या जिसे हम बोल सकते हैं बुरहान उल मुल्क ने की थी। और तभी से ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था कि जो भी अवध का नवाब होगा वो मुगल शासक के अंतर्गत वजीर के पद पर रहेगा। तो ये ट्रेंड, ये परिपाटी लंबे टाइम तक चली थी। इस वजह से अवध के नवाब को नवाब वजीर के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। हु ऑर्गेनाइज द रूलर जाट्स वॉज ए मिलिट्री फोर्स। तो ग्रामीण जाटों को सैन्य शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को सैन्य शक्ति के तौर पर संगठित किया था। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है कि सिखों को खालिस सैनिक समझा जाए, तो जाटों को, ग्रामीण जाटों को सैन्य शक्ति के तौर पर संगठित करने का काम किया था जाट प्रमुख चूड़ामन ने। इससे आगे बढ़ेंगे। Who among the following is called Plato of Jats and the Jat Ulysses। तो इनमें से किसे जाटों का प्लेटो और जाटों का आदरणीय या विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो कहा जाता है महाराजा सूरजमल को, जिसने स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी, महाराजा सूरजमल। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुर्शीद कुली जाफर खां गॉट द गवर्नरशिप ऑफ बंगाल 1717 and Odisha 1719 from which मुगल एम्परर। मुर्शीद कुली जाफर खां को किस मुगल सम्राट से बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी मिली थी? तो मुर्शीद कुली खां ने खुद 1713 में इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल स्टेट की स्थापना कर दी, अपने आप को मुगलों से अलग कर दिया। और आने वाले टाइम में किस मुगल शासक ने इसको मान्यता प्रदान कर दी कि हाँ, मुर्शीद कुली खां बंगाल का शासक रहेगा, बंगाल का गवर्नर रहेगा, और उसे एक ठप्पा मार के मान्यता दे दी कि हाँ, उसे बंगाल का नवाब माना जाएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा का नवाब माना जाएगा। तो ये फर्रुखसियर के टाइम में, क्योंकि फर्रुखसियर का टाइम पीरियड 1713 से 1719 के बीच में है, इसके टाइम में ये मान्यता दी गई थी, ये गवर्नरशिप दी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 मिस है। क्वेश्चन नंबर 100। द मेन रीजन फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन द रूलर ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली जाफर खां एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। तो बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खान और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फरमान इशूड बाय मुगल एम्परर फर्रुखसियर इन 1717 बाय मुर्शीद अली जाफर खान एंड द ब्रिटिश कंपनी। तो मुर्शीद अली जाफर खान और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा जारी किए गए फरमान की विभिन्न व्याख्याएं मुख्य रूप से विवाद का कारण था, या फिर मुर्शीद कुली जाफर खान पर ब्रिटिश आक्रमण था, या कलकत्ता की किलेबंदी थी, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं था। तो
अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में पहली भिड़ंत पलासी के युद्ध या उससे पहले हुई थी, वो 1756-57 की बात है। और मुर्शीद कुली खां 1713-1719 के बीच की बात है। तो आंसर होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1717 के टाइम में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल फर्रुखसियर मुगल शासक के दरबार में आया था, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। फर्रुखसियर को एक एक्स्ट्रॉर्डनरी डिजीज थी और उस डिजीज को दूर करने में हेल्प की थी डॉक्टर हैमिल्टन ने। और इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया। उस फरमान के अंतर्गत यह अनाउंसमेंट की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपीज पर एनम देकर भारत में कितना भी व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। इसका मतलब ये था कि सिर्फ 3000 रुपये साल के देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कितना व्यापार कर सकती है और भारत के अंदरूनी व्यापार में इसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये जो है एक विवाद का कारण बना था। मुर्शीद कुली जाफर खान और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा जारी किए गए फरमान के विभिन्न व्याख्याओं की वजह से, क्योंकि फर्रुखसियर ने कुछ कहा था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ बातें ऐड कर ली थी, इस वजह से मुर्शीद कुली खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी फर्रुखसियर के फरमान की वजह से। तो यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है, जिसमें हमने क्लास सेकंड में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस किए हैं अग्निपथ बैच के अंतर्गत। तो जुड़े रहिए DLH के साथ में। इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसमें UPSC, MPSC, UPPCS, HPSC और SSC, RRB लगभग सभी एग्जाम के PYQs को हम कवर करेंगे। जुड़े रहिए DLH के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल पहुंचे, उनको मैक्सिमम लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।